Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IES. I hope you're doing well. And today we are going to discuss about the Climate Change Performance Index 2026. ठीक है, तो बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो ये एक हमें एनुअल रैंकिंग सिस्टम देखने को मिलती है विच इवेल्युएट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो ये करता क्या है? इट इवेल्युएट्स कंट्रीज on the basis of their fight against the climate change। ठीक है, तो ये आपके पास एक एनुअल रैंकिंग सिस्टम है जो रैंक करता है कि हाउ वेल द डिफरेंट कंट्रीज आर परफॉर्मिंग, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली व्हाट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज या इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच डिफरेंट कंट्रीज आर इवेल्युएटेड। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टॉप रैंकिंग कंट्रीज इन दिस इंडेक्स एंड विच आर द बॉटम रैंकिंग कंट्रीज। देन जो हमारा मेन फोकस रहेगा इट वुड बी रिगार्डिंग अवर कंट्री इंडिया। तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रैंकिंग ऑफ आवर कंट्री इंडिया इन दिस इंडेक्स। क्लियर? देन इंडिया पे फोकस रखते हुए वी विल टॉक अबाउट, ठीक है, इंडिया पे फोकस करते हुए वी विल टॉक अबाउट द प्रोग्रेसेस मेड बाय आवर कंट्री, ठीक है, एंड व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस जो कि फेस किए जा रहे हैं बाय आवर कंट्री एंड व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। क्लियर? तो ये हमारा आज की क्लास का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो जैसे मैंने बताया एक एनुअल रैंकिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है जो रैंक करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो सेकंड वन, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है इट इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड थर्ड वन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। यहां पे अगर बात की जाए जर्मन वॉच की, तो ये एक हमें एनजीओ देखने को मिलती है, ठीक है, जिसकी फाउंडेशन कब देखने को मिलती है? 1991 में। देन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, तो ये एक आपके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसकी फाउंडेशन हमें देखने को मिलती है 2014 में। और बात करें अगर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल की, तो ये हमें एनजीओ का, क्लाइमेट एनजीओ हैं, उनका एक नेटवर्क देखने को मिलता है। इट इज द नेटवर्क ऑफ क्लाइमेट एनजीओ, जिसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1989 में। और ये जो तीनों आपके पास एनजीओस या इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं, दे आर ऑल जर्मनी बेस्ड, ठीक है, ऑल थ्री ऑफ देम आर जर्मनी बेस्ड। तो इनके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो हमें या तो बर्लिन में या बॉन में इनके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं इन जर्मनी। क्लियर? तो फिलहाल ये जो 26th एडिशन है इस इंडेक्स का, इसको रिलीज किया गया है कहां पे? कॉप 30 में। और कॉप 30 हमें कहां देखने को मिलती है? बेलम, ब्राजील में। क्लियर? तो यहां से कुछ एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉप 29 कहां हमें देखने को मिली है? कौन सी कंट्री में? अजरबैजान में। कॉप 30 2025 में फिलहाल हमें कहां पे देखने को मिल रही है? ब्राजील में, ब्राजील के बेलम शहर में। एंड बात करें अगर कॉप 31 की, ठीक है, जो आपको 2026 में देखने को मिलेगा, इसका होस्ट आपको देखने को मिलेगा कंट्री टर्की। तो यहां से आप ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? बात करें कवरेज की, तो ये जो इंडेक्स है 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन को कवर करता है। क्लियर? जो कि टुगेदर कंट्रीब्यूट करते हैं 90% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को। क्लियर? तो उसका फोकस एरिया देखने को मिलता है 63 कंट्रीज अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन।
जो टुगेदर कंट्रीब्यूट करते हैं 90% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को। अब बात आ जाती है जो कंट्री की इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वेरियस कंट्रीज को इवैल्यूएट किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि हाउ वेल दे आर डूइंग इन देयर फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो वो कौन से वेरियस कैटेगरीज हैं या वेरियस पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर, या इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे इन कंट्रीज को इवैल्यूएट किया जाता है। तो यहां पे 4 मेजर कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, 4 मेजर कैटेगरीज, और इन कैटेगरीज के अंदर हमें 14 इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं जिनके बेसिस पे इन डिफरेंट कंट्रीज को इवैल्यूएट किया जा रहा है, ठीक है। तो जो 4 मेन यहां पे आपके पास कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, फर्स्ट वन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, सेकंड वन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड वन वी हैव एनर्जी यूज, एंड फोर्थ वन इज योर क्लाइमेट पॉलिसी। क्लियर? तो बात करें इनकी वेटेज की, ठीक है, तो यहां पे कंट्रीज को स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस इंडेक्स की बात की जाए 2026 का जो एडिशन है उसमें इंडिया का स्कोर हमें देखने को मिलता है 61.31, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 इंडिया का स्कोर देखने को मिलता है 61.31। तो यहां पे जो वेटेज है किस हिसाब से हमें देखने को मिलती है, तो जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो देखने को मिलता है कौन सी कैटेगरी का, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैटेगरी का। इसकी आपको वेटेज देखने को मिलेगी 40%, देन 20% देखने को मिलेगी रिन्यूएबल एनर्जी की, 20% एनर्जी यूज की, एंड देन लास्ट 20%, ठीक है, वो देखने को मिलेगी ऑफ द क्लाइमेट पॉलिसी ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी आपके पास है, ठीक है, व्हाट डज इट इवैल्यूएट और मेजर्स, ये इवैल्यूएट या मेजर करती है, ठीक है, कि जो एक पर्टिकुलर कंट्री है वो उस रेशो में, ठीक है, या उस रेट में, क्या वो उस रेट में अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस कर रही है सच दैट इट कैन अचीव और इट कैन मीट द 1.5 डिग्री जो क्लाइमेट टारगेट है उसको वो अचीव कर पाए, ठीक है। तो यहां पे क्या मेजर किया जा रहा है कि क्या वो एक पर्टिकुलर कंट्री उस रेशो में या उस रेट पे अपने ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हैं उनको रिड्यूस कर पा रही है सच दैट वो मीट कर पाए किसको, किस टारगेट को, 1.5 डिग्री क्लाइमेट टारगेट। तो यहां पे एक टर्म आती है 1.5 डिग्री क्लाइमेट टारगेट। तो व्हाट इज दिस 1.5 डिग्री क्लाइमेट टारगेट? तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, द कंट्रीज हैव टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इन सच अ रेशो, ठीक है, या एट सच अ रेट कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज, उसको लिमिट किया जा सके विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां तक? फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी मींस बाय द एंड ऑफ 2100। तो यहां पे टारगेट क्या है कि हमें जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज है उसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर, ठीक है। तो बेस ईयर क्या है, यहां पे बेस ईयर आपको देखने को मिलता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और किस टाइम पीरियड तक अचीव करना है, बाय द वेरी एंड ऑफ दिस सेंचुरी, दैट इज बाय 2100। क्लियर? तो ये था आपके पास फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, ग्लोबल ग्रीन हाउसेस गैसेस एमिशन। तो हमें अपने एमिशंस को रिड्यूस करना है उस एक पर्टिकुलर रेट पे कि जो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का क्लाइमेट टारगेट है उसको हम अचीव कर पाए, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है इसका जो ऑरिजिन हमें देखने को मिलता है COP21, कहां पे, जो पेरिस में हुई थी 2015 में, ठीक है। देन सेकेंड कैटेगरी है रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये मेजर करती है कि कितनी जल्दी, हाउ क्विकली वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, ठीक है, हाउ क्विकली वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड द क्लीन एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल बेस्ड एनर्जीज। क्योंकि जो फॉसिल बेस्ड एनर्जीज हैं दे आर द पोटेंट
फोर्स बिहाइंड द योर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। ठीक है, तो कितनी जल्दी हम ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम द फॉसिल बेस्ड एनर्जी टू क्लीन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास हाइड्रो पावर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वी हैव विंड एनर्जी, दीज आर योर सम ऑफ योर क्लीन एनर्जी सोर्सेज। देन जो थर्ड वन है यहां पे कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, इट इज योर एनर्जी यूज। तो यहां पे हम इवेल्युएट करते हैं कि जो एनर्जी कंजम्पशन है हमारा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का, क्या वो सस्टेनेबल और एफिशिएंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर यहां पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव की बात करें तो 2015 में एक स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम था उजाला। इस स्कीम के अंदर क्या किया गया, जो आपके पास ट्रेडिशनल बल्ब थे, ट्रेडिशनल जो हमें बल्ब्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे 100 वॉट के बल्ब्स आते थे, ठीक है, तो वो काफी एनर्जी कंज्यूम करते थे। तो ये जो ट्रेडिशनल बल्ब्स थे इनको रिप्लेस किया गया था किसके थ्रू, किसके साथ, एलईडी बल्ब्स के साथ, जो हमें एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड कैटेगरी है ये मेजर करती है कि जो हम एनर्जी कंजप्शन है हमारा, क्या वो सस्टेनेबल और एफिशिएंट है या नहीं है। देन लास्ट वन इज योर क्लाइमेट पॉलिसी। तो ये इवेल्युएट करती है सीरियसनेस ऑफ द कंट्रीज नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है तो उस कंट्री की जो नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी है उसकी सीरियसनेस और उसकी इंप्लीमेंटेशन को यहां पे इवेल्युएट किया जाता है। तो ये चार हमें कैटेगरीज देखने को मिलती हैं जिसके अंदर हमें 14 इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं इन चार कैटेगरीज में। ठीक है, उनके बेसिस के ऊपर वेरियस कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है। यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान पे रखना है कि इस रैंकिंग में, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग है इसमें जो टॉप 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड 3, वो आपको एम्प्टी देखने को मिलते हैं, वहां पे कोई भी कंट्री हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री उस रेट पे अपने ग्रीन हाउसेस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस नहीं कर पाई है कि वो अचीव कर सके या वो मीट कर सके किसको, जो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का क्लाइमेट टारगेट है। ठीक है, तो जो हमें 4th प्लेस पे कंट्री देखने को मिलेगी उसको फर्दर अपने ग्रीन हाउसेस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करने की जरूरत है ताकि वो टॉप 3 रैंकिंग में आ सके। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे आपको जो टॉप 3 रैंक हैं वो एम्प्टी देखने को मिलते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। बात करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस की। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का रैंक हमें इस इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2026 का एडिशन है उसमें 23rd देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें 25 के एडिशन की तो यहां पे इंडिया का रैंक था 10th, तो 13 नंबर का डाउनफॉल देखने को मिलता है हमारी रैंकिंग में। क्लियर। जो स्कोर की बात की जाए, ठीक है, जो हमने 4 कैटेगरीज की बात की थी तो उनमें से आउट ऑफ 100 इंडिया का स्कोर देखने को मिलता है 61.31। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहां से जैसे मैंने बताया कि 2025 के एडिशन में हमारा 10th रैंक था और 26 में कौन सा रैंक देखने को मिलता है, 23rd। तो यहां पे 2025 में हम एज अ हायर परफॉर्मर कैटेगरी में थे, तो 2026 में फ्रॉम हायर परफॉर्मेंस कैटेगरी हमारी कौन सी कैटेगरी देखने को मिलती है, मीडियम परफॉर्मेंस। तो 2026 में हम कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी में लाई करते हैं मीडियम परफॉर्मेंस कैटेगरी में। देन जो हमने 4 कैटेगरीज की बात की थी, तो यहां पे अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की कैटेगरी की बात की थी तो यहां पे भी इंडिया की रैंकिंग क्या देखने को मिलती है, मतलब कौन सी कैटेगरी में हम देखने को मिलते हैं, मीडियम कैटेगरी में। एनर्जी यूज में भी मीडियम कैटेगरी में। अगर पॉलिसी मेकिंग की बात की जाए, हमारी नेशनल पॉलिसी की बात की जाए तो यहां पे भी हम कौन सी कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, मीडियम कैटेगरी। एंड द लास्ट वन, ठीक है, जहां पे हमारी लो कैटेगरी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो कौन सी है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी कैटेगरी में हमारी परफॉर्मेंस है वो लो देखने को मिलती है, रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, और इस रिपोर्ट में एक और चीज जो हमें हाईलाइट होती हुई दिखाई देती है कि इंडिया इज लिस्टेड अमंग वर्ल्ड्स मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस, जो कि
मेजर फोर्स देखने को मिलती है बिहाइंड योर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर रैंकिंग की बात कर लें तो जैसे मैंने बताया कि टॉप 3 जो प्लेसेस हैं आपको वैकेंट ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने ग्रीन हाउसेस गैसेस के जो एमिशंस हैं उनको उस रेट पे रिड्यूस नहीं कर पाई है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है उसको अचीव कर पाए। तो टॉप 3 रैंक्स आपको एम्प्टी देखने को मिलते हैं। देन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4th पे कौन सा कंट्री हमें देखने को मिलता है, डेनमार्क, और उसका स्कोर कितना है 80। ठीक है, तो यहां से आप टॉप 3 ध्यान रख सकते हो। देखो टॉप 3 तो आपके पास वेकेंट है, और उसके नीचे 4th प्लेस पे डेनमार्क है, 5th पे यूके, 6th पे मोरक्को। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है 23rd हमें यहां पे देखने को मिलता है विद अ स्कोर ऑफ 61.31। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और यहां पर अगर बात की जाए जो बॉटम में हमें कंट्रीज देखने को मिलती हैं, तो 67 पे सऊदी अरेबिया, 66 पे ईरान एंड 65 पे आपको देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां से ये 3 आपको ध्यान में रखना है। यहां पे टॉप 3 एम्प्टी है, तो उसके नीचे जो टॉप 3 है वो आपको ध्यान में रखनी है विद देयर स्कोर। क्लियर। अब बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया की अगर हम प्रोग्रेस या चैलेंजेस की बात करें, इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए प्रोग्रेस में, ओवर 50% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है जो हमारी कंट्री की, दैट इज फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। ठीक है, तो जो हमारी पावर जनरेशन की इंस्टॉलेशन है, ठीक है, इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है, जनरेशन की नहीं। ठीक है, तो जो इंस्टॉलेशन है ओवर 50% कहां से देखने को मिलती है, नॉन फॉसिल सोर्सेज से, यानी रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहां पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नाउ जो इंडिया का एनर्जी मिक्स है, ठीक है, जो वेरियस सोर्सेज हैं जहां से इंडिया की एनर्जी आती है, जो मेन प्राइमरी सोर्सेज हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें जो 14% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कहां से है, रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, तो यानी जो 86 है, रेस्ट ऑफ 86 जो हमारी एनर्जी मिक्स है वो कहां से आ रहा है, या तो आपके कोल से आ रहा है या फॉसिल से आ रहा है। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां से ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि दो हमारी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, ठीक है, जो हमारा क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अबाउट 50% कहां से है, रिन्यूएबल एनर्जी से है, नॉन फॉसिल सोर्सेज से है। बट ये जनरेट कितना कर पा रहा है, जो हमारा एनर्जी मिक्स है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो जस्ट 14%। तो एक्चुअल में जो ये जो हमारे इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से हम कितना ही जनरेट कर पा रहे हैं, सिर्फ 14%। ठीक है, तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, देन वी हैव विटनेस्ड अ फास्ट ग्रोथ इन सोलर पावर। ठीक है, तो बात की जाए सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की हमारी कंट्री की, तो ये हमें अगर 2025 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 125 गीगावाट देखने को मिलती है हमारी सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो सोलर इंस्टॉलेशन में हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन बात आती है चैलेंजेस की। फर्स्ट वन, कोल रिमेन्स सेंट्रल टू इंडियाज एनर्जी पाथवे। ठीक है, तो जो भी हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कहां से आ रही है, कोल बेस्ड सोर्सेज से। फॉर एग्जांपल आपके पास कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, या जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जिनको अपने वर्किंग के लिए किस फ्यूल की जरूरत पड़ती है, कोल की पड़ती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो अभी भी किससे कर रहे हैं, कोल से कर रहे हैं, जो कि मेजर कॉज देखने को मिलता है हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस का। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, देन सेकंड वन, नो कोल एग्जिट डेट। तो इंडिया ने अभी तक, ठीक है, कोल को एग्जिट करने की कोई डेट अनाउंस नहीं की है।
फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे बात कर लें तो जर्मनी है, उसने अनाउंस किया है कि 2038 तक, ठीक है, वो जो कोल बेस्ड एनर्जी है या कोल बेस्ड जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसी कोई सच डेट नहीं देखने को मिलती है जब तक कि हम जो कोल है उसको पूरी तरह से अपने एनर्जी जनरेशन से फेस आउट कर देंगे। देन हम देखते हैं न्यू कोल ब्लॉक ऑक्शंस एंड प्लान्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो हाल फिलहाल अगर मैं इस साल की बात करूं तो अक्टूबर 2025 में ही गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कुछ कोल माइंस की ऑक्शन की गई थी, कोल माइंस की ऑक्शन की गई थी, ठीक है। और इसमें यह बात की गई कि जो हमारी कोल प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसको फर्दर इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमने फाइट करना है अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, और दूसरी तरफ जो मेन कॉज है बिहाइंड द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, कोल, उसको हम रिड्यूस करने की जगह उसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको फर्दर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हमारी देखने को मिलती हैं। देन लास्ट चैलेंज देखने को मिलता है फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ठीक है। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कुछ एक सेक्टर्स को ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो उन पे सब्सिडीज दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, या आपके पास जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट के साथ जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज को या पावर प्लांट्स को सब्सिडाइज्ड फॉसिल फ्यूल प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और ये जो सब्सिडाइज्ड आपके पास फॉसिल फ्यूल है, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ कोल, तो ये फर्दर इंक्रीज करता है आपके ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हमें लिमिट या रैशनलाइज करने की जरूरत है। देन अगर बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इंडिया का रैंक 23rd जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। इंडिया का रैंक जो टॉप रैंकिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो 50% हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है एनर्जी जनरेशन की वो फ्रॉम नॉन फॉसिल इंफ्रास्ट्रक्चर से है, ठीक है। तो अगर यहां पे बात की जाए की कंसर्न्स की, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कोई हमें टाइम बाउंड कोल फेस आउट करने का ईयर नहीं दिखाई देता है जैसा हमें जर्मनी का दिखाई देता है 2038, वीक कार्बन प्राइसिंग एंड प्रेजेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाती हैं जिसकी वजह से जो एक मोटिव देखने को मिलता है, ठीक है, कि हमें ट्रांजिशन करना है फ्रॉम फॉसिल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन से टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो इंसेंटिव्स हमें काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। वीक कार्बन प्राइसिंग देखने को मिलती है। कार्बन प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन करने वाले जो हमारे सोर्सेज हैं उनको हमें कॉस्टली बनाना है, ठीक है, बाय इंपोजिंग वेरियस टैक्सेस, ठीक है, कार्बन टैक्स लगा सकते हैं ताकि जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं ये इनकी प्रोडक्शन को लिमिट कर सकें। क्लियर। देन सोशल एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की बात की जाए, ठीक है, तो यहां पे हमें वेरियस डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए लार्ज स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की, फॉर एग्जांपल आपके पास सोलर पावर पार्क्स हैं या आपके पास विंड पार्क्स हैं, ठीक है, तो इनकी इंस्टॉलेशन के टाइम, ठीक है, कई बार हमें लैंड डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं जहां पे इनको सेटअप किया जा रहा है, ठीक है, या इनको इकोनॉमिक सेंसिटिव जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे भी कई बार इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है जिससे वहां की बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है, इंपैक्ट पड़ता है और इवन हमें वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट है उसकी भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। तो हमें इन जो चैलेंजेस हैं इनको टैकल करने की जरूरत है। देन एक और जो प्रॉब्लम हमें यहां पे फेस करनी पड़ती है दैट इज इंडिया लैक्स लीगली बाइंडिंग, इंडिया लैक्स, ठीक है, जो लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, ठीक है, तो यहां पे हमें लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स नहीं देखने को मिलते हैं जो एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा जो गोल है कि हमने कार्बन
न्यूट्रल कंट्री खुद को डिक्लेयर करना है बाय 27, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये अचीव करना मुश्किल है अगर हम लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स प्लेस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन द सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक वी हैव ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, या जो वेरियस आपके थर्मल पावर बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर हमें कुछ एक टारगेट सेट करने की जरूरत है ताकि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के जो इमिशंस हैं उनको लिमिट कर सकें। क्लियर? एंड द लास्ट वन हियर इज व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो इन जो चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, ठीक है, तो उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट वन, वी नीड टू अनाउंस अ क्लियर कोल फेज आउट रोड मैप, जस्ट लाइक द कंट्री जर्मनी। जैसे जर्मनी ने डिक्लेयर किया है कि 2038 तक वो कोल को अपने एनर्जी मिक्सचर से पूरी तरह से फेज आउट कर देंगे। सिमिलर वे में हमें काम करने की जरूरत है, हमें एक टारगेट सेट करने की जरूरत है और उसके लिए हमें बीच बीच में ग्रेजुअल छोटे छोटे टारगेट सेट करने की जरूरत है। देन सेकंड वन, वी नीड टू स्ट्रेंथन रिन्यूएबल एनर्जी सेफगार्ड्स, ठीक है। तो अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना है तो जहां पे हम सेटअप कर रहे हैं उससे पहले वहां की जो कम्युनिटी है उसका कंसेंट लेना जरूरी है। वी नीड टू डू द इकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, ठीक है। इसके लिए हम इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं, जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और अगर कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हमें देखने को मिलते हैं तो वहां पे हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना अवॉइड करना चाहिए। देन थर्ड वन इज इंट्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर कार्बन प्राइसिंग सिग्नल्स। तो यहां पे, ठीक है, जो फॉसिल बेस्ड एनर्जी जनरेटिंग सोर्सेज हैं उनके ऊपर हमें कार्बन टैक्स लगाने की जरूरत है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उसको हमें इंसेंटिव प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि हमें ट्रांजिशन देखने को मिले फ्रॉम द फॉसिल बेस्ड एनर्जी टू योर रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी। देन नेक्स्ट स्टेप इज सेट बाइंडिंग डिकार्बनाइजेशन माइलस्टोन। तो जैसे बात की कि हमें सेक्टर वाइज, ठीक है, कुछ एक टारगेट सेट करने की जरूरत है अगर हमने 2070 तक अपनी कंट्री को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। क्लियर? देन लास्ट वन इज योर एंश्योर अ जस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। तो जस्ट ट्रांजिशन से क्या मतलब है, बिकॉज ये जो हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है टू वेरियस नियर बाई कम्युनिटीज, ठीक है। तो अगर हम इनको एकदम से बंद कर देते हैं तो यहां से हमें एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज फेस करने को मिल सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो इन सेक्टर्स में, ठीक है, ये जो कोल बेस्ड या फॉसिल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उस सेक्टर्स में जो एंगेज्ड वर्कर्स हैं उनकी हमें स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है और अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में जो लेबरर्स हैं या वर्कर्स हैं उनको हम सोलर पावर सेक्टर की तरफ पुश कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम द रिक्वायर्ड स्किल। क्लियर? इसके अलावा जो यहां पे स्मॉल होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं तो वहां पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाए, ठीक है, बिफोर सिलेक्टिंग और बिफोर ओवरटेकिंग दोज एरियाज, और इनको एडिक्वेट अमाउंट में, ठीक है, जितना उनका बनता है उस रेशो में उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक जस्ट ट्रांजिशन होगा फ्रॉम द फॉसिल बेस्ड एनर्जी मिक्स टू फ्रॉम फॉसिल बेस्ड एनर्जी जनरेशन टुवर्ड योर क्लीन एनर्जी। क्लियर? तो ये था आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, ठीक है। तो यहां से आपको इंडिया की रैंकिंग ध्यान में रखनी है, टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज ध्यान में रखनी है, बॉटम में जो कंट्रीज हैं और उनके जो स्कोर्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। टॉप 3 के आप ध्यान में रख सकते हो और बॉटम 3 के। इसके अलावा इंडिया का आपको ध्यान में रखना है और टॉप 3 प्लेसेस हमें वेकेंट देखने को मिलते हैं, किसके द्वारा रिपोर्ट को या इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर?
तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।